एक बहुत ही आम सी चीज है जिसे इंसानी फितरत हमेशा से डरती आई है। मेरा मतलब है बदलाव। सही कहा। बदलाव से डर लगना बहुत स्वाभाविक है। बिल्कुल। और आज की इस गहरी चर्चा में हम जिस स्रोत का विश्लेषण करने वाले हैं वो दरअसल डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन की एक बेहद मशहूर किताब हु मूव्ड माई चीज पर आधारित है। ये एक ऐसी किताब है जिसने दिमाग के काम करने के तरीके को, यानी हम बदलाव को कैसे देखते हैं, उसको बिल्कुल नए ढंग से पेश किया है। हाँ, और इस चर्चा का मुख्य मकसद भी यही है। हम इस छोटी सी थोड़ी बच्चों जैसी लगने वाली कहानी के अंदर छुपे उन गहरे मनोवैज्ञानिक सच को बाहर लाएंगे जो बताते हैं कि जब अचानक कोई बड़ा बदलाव आता है तो हम रिएक्ट कैसे करते हैं, जिसे हम अनएक्सपेक्टेड चेंज कहते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर आज के स्रोत की बात करें, इसमें दो मुख्य चीजें हैं। एक है मेज यानी भूल भुलैया, और दूसरा है चीज। इन्हीं के इर्द गिर्द एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बुनी गई है। और इसी कहानी के जरिए हम जानेंगे कि क्यों बदलाव का विरोध करना हमारी एक आम प्रवृत्ति बन चुकी है। हम डरते क्यों हैं आखिर? वही तो, हम सब बदलाव से डरते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या होगा अगर ये डर पूरी तरह से खत्म हो जाए। ये बेहद गहरा सवाल है, क्योंकि इस विषय की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सिर्फ चूहों और छोटे इंसानों की कोई कहानी नहीं है। ये असल में हमारे खुद के दिमाग की कश्मकश है, हमारे अंदर की लड़ाई है। तो चलिए फिर इसको थोड़ा और खोलते हैं। इस कहानी के ढांचे को देखें तो इसमें 4 मुख्य किरदार हैं। हाँ, 4 किरदार। 2 चूहे हैं जिनके नाम है स्निफ और स्करी, और 2 छोटे इंसान हैं जो दिखने में इंसान है पर चूहों के आकार के हैं। इनके नाम है हेम और हॉ। और ये चारों हर रोज उस भूल भुलैया में अपने लिए चीज ढूंढने निकलते हैं। देखने में तो बड़ा आसान लगता है, पर पढ़ते वक्त यही लगता है कि ये सिर्फ खाने की बात नहीं है। एक विश्लेषक के नजरिए से मेरा आपसे सवाल ये है कि ये 4 किरदार और ये चीज असल में किस चीज का प्रतीक है? देखिए, अगर इन किरदारों के मनोविज्ञान को समझें तो ये चारों दरअसल हमारे ही व्यक्तित्व के अलग अलग हिस्से हैं। अच्छा, यानी हम सबके अंदर ये चारों मौजूद हैं? बिल्कुल। जैसे स्निफ को ले लीजिए, ये दिमाग का वो हिस्सा है जो किसी भी बदलाव को बहुत जल्दी भांप लेता है, सूंघ कर पता लगा लेता है कि हवा का रुख कहाँ जा रहा है। और स्करी? स्करी वो हिस्सा है जो नए हालात देखते ही बिना ज्यादा सोचे तुरंत एक्शन में लग जाता है, बस दौड़ पड़ता है। ये तो हो गए 2 चूहे, और वो 2 छोटे इंसान हेम और हॉ। हेम वो डर और अहंकार है जो बदलाव को मानने से साफ इनकार करता है। उसे लगता है कि बदलाव से सब कुछ बिगड़ जाएगा। और हॉ वो हिस्सा है जो शुरू में तो डरता है पर वक्त के साथ सीखता है और बदलाव को अपना लेता है। ये तो बहुत ही सटीक प्रतीक हो गया इंसानी दिमाग का। और इसमें जो चीज है, मेरा मानना है कि वो उन सभी चीजों को दर्शाता है जो लोग अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं। सही पकड़ा आपने। किसी के लिए ये चीज एक बेहद अच्छी नौकरी हो सकती है, किसी के लिए आर्थिक सुरक्षा या पैसा हो सकता है, या फिर एक प्यारा सा रिश्ता, अच्छी सेहत या दिमागी शांति भी। हर किसी का चीज अलग होता है। और जो दमेज है, यानी वो भूल भुलैया, वो उस जगह का प्रतीक है जहां लोग इन चीजों को ढूंढते हैं। जैसे कि किसी का दफ्तर, उनका परिवार, या वो समाज जिसमें लोग रहते हैं। बिल्कुल भाई। अब कहानी का बेस समझते हैं। होता यह है कि इन चारों किरदारों को एक दिन भूल भुलैया में एक जगह मिलती है जिसका नाम है चीज स्टेशन सी। और वहां उन्हें ढेर सारा उनकी पसंद का चीज मिल जाता है। शुरू में तो सब रोज मेहनत करके वहां पहुंचते हैं, पर जैसे जैसे वक्त बीतता है, हेम और हॉ जो छोटे इंसान हैं, उनके व्यवहार में बड़ा बदलाव आने लगता है। हाँ, वो इतने आराम तलब हो जाते हैं कि अपने दौड़ने वाले जूते उतारकर वहीं आसपास बसने का इंतजाम कर लेते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वो दीवार पर लिख भी देते हैं कि हैविंग चीज मेक्स यू हैप्पी, यानी चीज पास होने से खुशी मिलती है। उन्हें लगने लगता है कि मंजिल तो मिल गई, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये आराम तलबी धीरे धीरे अहंकार में बदल जाती है, जिसे एरोगेंस ऑफ सक्सेस कहते हैं, सफलता का नशा। उन्हें लगता है इस चीज पर उनका हक है और यह हमेशा वही रहेगा। और इस अहंकार में वो ये देखना ही बंद कर देते हैं कि आसपास क्या चल रहा है। चीज पुराना हो रहा है, उसकी मात्रा कम हो रही है, इन सब पर उनका ध्यान ही नहीं जाता। और यहां से कहानी में आता है सबसे बड़ा संकट। हाँ, एक दिन वो चीज स्टेशन सी पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां बिल्कुल चीज नहीं है। स्टेशन पूरी तरह से खाली है। यहाँ दोनों प्रजातियों का जो रिएक्शन होता है वो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होता है, और ये इंसानी व्यवहार को बेहद करीब से दिखाता है।
जैसे अगर हम उन चूहों की बात करें, स्निफर्स करी, उनका क्या रिएक्शन था? वो बिल्कुल हैरान नहीं होते। बिल्कुल नहीं, नहीं। क्योंकि उन्होंने पहले ही ध्यान दिया था कि चीज दिन ब दिन कम हो रहा है। उनके पास इंसानों जैसा वो कॉम्प्लेक्स दिमाग नहीं है जो चीजों का ओवर एनालिसिस करे या फिर जज्बाती तौर पर उन चीजों से जुड़ जाएं। सही कहा। समस्या आसान थी, चीज नहीं है तो समाधान भी आसान था। नया चीज ढूंढो। वो बस अपने जूते पहनते हैं और नए चीज की तलाश में दोबारा निकल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हेम और हॉ का हाल मनोवैज्ञानिक दृष्टि से काफी गहरा और उलझावा दिखता है। वो तो उस बदलाव को मानने को ही तैयार नहीं थे। हेम तो गुस्से में चिल्लाता है, हु मूव्ड माई चीज, इट्स नॉट फेयर, मेरा चीज किसने हटाया, ये नाइंसाफी है। और हॉ सदमे में जैसे सुन होकर खड़ा रह जाता है। दोनों एक तरह के डिनायल में चले जाते हैं, इनकार करने लगते हैं सच्चाई से। उन्हें यही लगता है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उनके साथ धोखा हुआ है। वो हर रोज वहां आते हैं, खाली स्टेशन को देखते हैं, गुस्सा होते हैं और वापस लौट जाते हैं। ये एंटाइटलमेंट का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और पता है, ये आदत कॉरपोरेट और निजी जिंदगी में बहुत आम है। स्रोत में इसका एक बहुत अच्छा रियल वर्ल्ड कनेक्शन दिया गया है। अच्छा, वो दोस्तों की चर्चा वाला हिस्सा। हाँ, उस चर्चा में एक दोस्त अपनी एनसाइक्लोपीडिया बेचने वाली कंपनी का जिक्र करता है। उस कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल दरअसल घर घर जाकर किताबें बेचने का था। यानी डोर टू डोर सेल्स। तो ये उनका ओल्ड चीज था। बिल्कुल, ये उनका ओल्ड चीज था। फिर बाजार में बदलाव आने लगा। उन्हें सलाह दी गई कि वो अपनी किताबों को कंप्यूटर डिस्क पर ले आएं, ताकि लागत कम हो और लोग डिजिटल फॉर्मेट में उन्हें आसानी से खरीद सकें। पर उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया था ना। हाँ, और उस इनकार के पीछे की मनोस्थिति वही थी जो हेम की थी। उन्हें लगा कि उनका पुराना मॉडल और उनकी बड़ी सेल्स टीम ही हमेशा काम करेगी। वो नए रास्ते पर जाने से डर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था इससे उनका डोर टू डोर सेल्स का पुराना रुतबा खत्म हो जाएगा। और नतीजा क्या निकला? एक नई कंपनी ने टेक्नोलॉजी अपना ली और कंप्यूटर डिस्क्स पर एनसाइक्लोपीडिया निकाल दिया। उस पुरानी कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ये सफलता के अहंकार का बिल्कुल सटीक उदाहरण है। दुनिया की हर स्थिति की एक एक्सपायरी डेट होती है। चीज की भी अपनी एक लाइफ होती है और वो खत्म होना ही है। सही बात है। अब वापस उस खाली स्टेशन सी पर चलते हैं। हेम और हॉ अभी भी वहीं बैठे बहस कर रहे थे। पर लंबे समय तक वहां रहने के बाद धीरे धीरे हॉ की सोच में बदलाव आने लगता है। एक दिन हॉ को अचानक अपनी इस हालत पर हंसी आती है। ये हंसी बहुत जरूरी थी। हाँ, क्योंकि वो समझ जाता है कि रोज एक ही खाली जगह पर आकर वही खाली दीवार देखना कितना मूर्खतापूर्ण है। ये खुद पर हंसना उसके बदलाव का सबसे पहला कदम था। और उसके बाद हॉ एक बेहद गहरा सवाल उस भूल भुलैया की दीवार पर लिखता है। वो लिखता है, What would you do if you weren't afraid? अगर डर न होता तो क्या करते? ये लाइन सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। ये डर ही तो है जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है। हेम को इसीलिए रोकना पड़ा क्योंकि उस डर ने उसे बांध रखा था। बाहर खतरा है, गुम हो जाने का डर है, ये सब बहाने दिमाग को पैरालाइज कर देते हैं। पर जब हॉ दोबारा मजे में कदम रखता है तो उसे डर के दो अलग-अलग रूप दिखाई देते हैं। थोड़ा डर असल में अच्छा होता है। हाँ, जब किसी को एहसास हो कि बिना एक्शन लिए हालात और बिगड़ जाएंगे या भूखे मरना पड़ेगा, तो वो डर एक्शन लेने पर मजबूर करता है। लेकिन जो डर बिल्कुल जमा दे, जैसे हेम के साथ हुआ था, वो बेहद नुकसानदायक है। हॉ उस प्रेरित करने वाले डर का इस्तेमाल करता है। और इस सफर में आगे बढ़ने के लिए हॉ एक और बेहद ताकतवर मनोवैज्ञानिक टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वो है विजुअलाइजेशन, सकारात्मक कल्पना करना। हाँ, जब उसे अकेलेपन और भूख में निराशा महसूस होती है तो वो अपने दिमाग में नई चीज की एक साफ तस्वीर बनाता है। वो कल्पना करता है कि वो तरह तरह के चीज जैसे स्विस, चेडर के बड़े ढेर के बीच बैठा है और आनंद ले रहा है। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं था, स्रोत में साफ लिखा है, इमेजिनिंग योरसेल्फ एंजॉयिंग योर न्यू चीज लीड्स यू टू इट। यानी जब नए चीज का आनंद लेने की कल्पना की जाती है तो दिमाग खुद उस तक पहुंचने का रास्ता खोलने लगता है। बिल्कुल। और हॉ इस सफर में अकेले आगे नहीं बढ़ रहा था, वो पीछे आने वाले हेम के लिए रास्ता भी छोड़ता जा रहा था। जिसे हैंडराइटिंग ऑन द वॉल कहा गया। एक मजेदार संदेश जो उसने लिखा था, स्मेल द चीज ऑफन सो यू नो व्हेन इट इज गेटिंग ओल्ड। यानी चीज को सूंघते रहो ताकि पता चले कि वो कब पुराना हो रहा है। ये इस बात का इशारा है कि छोटी छोटी तब्दीलियों पर नजर रखनी चाहिए, ताकि अचानक आने वाला बड़ा बदलाव
किसी झटके की तरह ना लगे और आखिरकार इस हिम्मत का उसे इनाम मिलता ही है, हाँ, उसे चीज स्टेशन एंड मिल जाता है। जो नए और बेहतरीन चीज से भरा था। और सबसे मजेदार बात वहाँ क्या थी पता है? स्निफ और स्करी। हाँ, वहाँ उसे स्निफ और स्करी मिलते हैं जिनके पेट पहले से ही मोटे हो चुके थे। वो वहाँ काफी पहले पहुंच चुके थे क्योंकि उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं, बस एक्शन लिया। इस पूरी यात्रा से जो निष्कर्ष निकलता है, जिसे हॉब दीवार पर लिखता है, उसके 4 मुख्य पहलू हैं। अगर उन्हें ध्यान से समझें तो पहला है चेंज हैपन्स, यानी बदलाव होगा ही, वो चीज हटाते रहेंगे। दूसरा है एंटीसिपेट चेंज, बदलाव के लिए पहले से तैयार रहें। तीसरा, अडेप्ट टू चेंज क्विकली, जितनी जल्दी पुराने चीज को छोड़ेंगे उतनी जल्दी नया चीज मिलेगा। और चौथा है एंजॉय चेंज, सफर और नए चीज के स्वाद का आनंद लें। इन बातों का असल जिंदगी में असर कैसा होता है, इसका एक बहुत शानदार उदाहरण स्रोत में है। एक व्यक्ति माइकल बताता है कि कैसे इस कहानी ने उसकी कंपनी का माहौल बदला। हाँ, पहले वहां कोई अपनी आराम की जगह छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन इन सिद्धांतों पर चर्चा करने के बाद वहां का पीयर प्रेशर ही बदल गया। उस चर्चा में किसी ने कहा था ना, नो वन वॉन्टेड टू लुक लाइक हिम, यानी कोई भी वहां हिम जैसा नहीं दिखना चाहता था। सभी को एहसास हो गया था कि पुराने तरीकों से चिपके रहेंगे तो पिछड़ जाएंगे। उन्हें समझ आया कि सिर्फ नौकरी बदलने से फर्क नहीं पड़ेगा, अपने काम करने के तरीके और व्यवहार को बदलना ज्यादा जरूरी है। और रिश्तों में भी लोग अक्सर खराब रिश्तों में इसलिए रुके रहते हैं क्योंकि वो उनका ओल्ड चीज बन चुके होते हैं। डर उन्हें वहीं उलझाए रखता है। दुनिया की किसी भी तकलीफदेह जगह पर फंसे रहना सिर्फ उस डर का नतीजा होता है जो सोचने नहीं देता कि आगे नया रास्ता हो सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण से एक बात साफ होती है कि बदलाव दुश्मन नहीं है। हावे का वो व्यवहार जहां वो डर की वजह से की गई अपनी पहली गलतियों पर हंसना सीख जाता है, वही सबसे तेज तरीका है आगे बढ़ने का। सही बात है। एक नए अवसर का रूप ही तो था वो बदलाव। जो पीछे छूट गया उस पे रोने से बेहतर है नए की तलाश करना। अब इस चर्चा को समेटते हुए सुनने वालों के ध्यान के लिए मैं एक आखिरी और थोड़ा अलग हटके सवाल छोड़ना चाहूंगा। जी बिल्कुल, बताइए। हमने ये तो सीख लिया कि जब हमारा चीज कोई और हटाता है तो हमें क्या करना चाहिए, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि जब हम खुद आगे बढ़ते हैं या नए तरीके अपनाते हैं तो क्या हम अनजाने में किसी और का चीज हटा रहे होते हैं? ये तो सच में एक नया पहलू है। हाँ, जब हम किसी और को इस भूल भुलैया में नए हालात का सामना करने के लिए छोड़ते हैं तो क्या हम उनके लिए वो हैंडराइटिंग ऑन द वॉल यानी रास्ते का कोई निशान छोड़ते हैं ताकि उनका वो डर से भरा सफर थोड़ा आसान हो सके? ये एक ऐसा विचार है जो सिर्फ अपने डर से मुक्त होना नहीं सिखाता, बल्कि दूसरों के प्रति हमारी संवेदनशीलता को भी दर्शाता है। इसे अपने आगे के सफर में चिंतन का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए सभी सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। आशा है कि इन स्वस्थ और ज्ञानवर्धक विचारों से आपको आने वाले बदलावों को नए नजरिए से देखने में मदद मिलेगी। नए अवसरों की तलाश करते रहिए और परिस्थितियों को हमेशा भांपते रहिए। अलविदा।